हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शनल पेपर चल रहा है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। आज इसके अंदर हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, देखो आज हम जो यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं पेपर में, तो ये जो पेपर है ये हमारे पास ऑप्शनल पेपर है। ठीक है, और पेपर का नाम हमारे पास क्या है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। और इसके लिए हमारे पास जेपीएच की बुक है जैसा कि आप इसी वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, और बुक का नाम हमारे पास क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब ये जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं ये हमारे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए है, तो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर 4 यूनिवर्सिटीज का नाम या 5 यूनिवर्सिटीज का नाम देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, फिर हमारे पास शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, ब्रिज यूनिवर्सिटी, और ये राजऋषि मत्स्य भर्तृहरि यूनिवर्सिटी अलवर, और ये VOMU कोटा। यानी अगर आपका सिलेबस इन 5 यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है तो ये क्लासेस आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। ठीक है, अब ये जो सिलेबस है ये हमारे पास वो स्टूडेंट रेगुलर हो या फिर वो प्राइवेट हो या वो अपने आप को नॉन कॉलेजिएट कैंडिडेट कहता हो, तो दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए है। सेम सिलेबस है, सेम डे एग्जाम होगा, कोई भी चेंज नहीं है। यानी कुल मिला के मैथ के अंदर प्राइवेट और रेगुलर में पेपर पैटर्न और एग्जाम के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम जो यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, आज हम रिलेटिविटी की यूनिट 4 कर रहे हैं, इसका हमारे पास सिलेबस जो ऑफिशियल सिलेबस है आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखो ये हमारे पास अंडरलाइन किया हुआ है यूनिट 4 3 crucial tests in general relativity and their detailed descriptions, analogues of Kepler law in general relativity, trace of Einstein tensor and energy momentum tensors of perfect fluid, proof of its expressions for perfect fluid, Schwarzschild's exterior metric and boundary conditions, और radar echo delay 4th टेस्ट। ठीक है, तो ये आप इस वक्त स्क्रीन पर देखा है, ये हमारे पास इसका ऑफिशियली सिलेबस है। अब देखो ये जो सिलेबस होगा यूनिट 4 का, ये तो चलो हमने देखा वो स्क्रीन के ऊपर है। अब ये सिलेबस हमारे पास जेपीएच की बुक में कहाँ है। ठीक है, अब ये सिलेबस है हमारे पास जेपीएच की बुक में कहाँ है, तो ये जेपीएच की बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर है। जेपीएच की बुक में हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, और चैप्टर 3 का नाम हमारे पास क्या चल रहा है, जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, क्या चल रहा है हमारे पास, जनरल रिलेटिविटी। ओके, अब ये चैप्टर 3 है, ये यूनिट 3 का भी हिस्सा था और ये हमारे पास यूनिट 4 का भी हिस्सा है। तो अगर मैं एक बार अपनी बुक्स से लेके बात करें तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली बुक्स है, इसके अंदर पेज 163 से, पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ, ये हमारे पास है टॉपिक 13.16 से, टॉपिक 3.16 से, और ये हमारे पास टॉपिक लास्ट है 3.22 तक है, 3.22 तक है। या अगर मैं जेपीएच की बुक में पेज की बात करूं, जो मेरे पास इस वक्त बुक है, इसके अंदर ये हमारे पास पेज 163 से, ये हमारे पास पेज 163 से चलता है, और ये लास्ट हमारे पास पेज 181 तक आता है, पेज 181 तक आता है। यहाँ तक हमारे पास दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस जो आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 के अंदर जो पहले के टॉपिक थे 3.1 से 3.15 वो तो यूनिट 3 के टॉपिक थे, और आगे 3.16 से 3.22 तक है वो हमारे पास ही आज पढ़ रहे हैं इस यूनिट 4 के टॉपिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास जेपीएच की बुक से सिलेबस चल रहा है, और इसके अंदर हमारे पास स्टार्ट है पेज नंबर 163 से, पेज नंबर 163 से, और बुक हमारे पास कौन सा है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, या बुक नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और पेपर क्या हो गया, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है भाई, तो ये तो था हमारे पास सिलेबस। अब हमें एग्जाम में कौन सा क्वेश्चंस मिलेगा, तो ये आपको पता ही है। यूनिट अगर अपन 4 पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से, चैप्टर 3 है बट हमारे पास यूनिट 4 है, हमारे पास यूनिट 4 है। यूनिट 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे, 5 A एंड B, एंड क्वेश्चन नंबर 6 A एंड B। ठीक है,
अगर आप 3.16 से 3.22 तक पढ़ते हैं तो आपको दोनों क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी ये यूनिट हमें 100% 2 क्वेश्चन से अपने को कंप्लीट मिल जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर से हम पढ़ते वक्त देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, तो हो सकता है आपको केवल एक ही क्वेश्चंस मिल जाए, ए और बी हटा के डायरेक्ट एक क्वेश्चंस भी दे सकता है पूरे 20 नंबर का, या 2 पार्ट बना के भी दे सकता है 10-10 नंबर के। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास यूनिट 4 का सिलेबस जो आप अभी पढ़ने वाले हैं। तो आप समझ चुके हैं कि जेपीएस की बुक में, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि बुक्स में हमारे पास सिलेबस कहाँ है तो पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। और अगर मैं थ्योरी जनरल रिलेटिविटी की आपको बेसिक्स बात बताऊं, मतलब हमने जब स्टार्टिंग में यूनिट स्टार्ट किया था, देखो एक बार मैं पेपर को फिर से थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा ताकि हम निश्चिंत रहें कि अपन क्या कर रहे हैं। बुक का नाम है, सॉरी पेपर का नाम है हमारे पास है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। ठीक है, रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी पेपर का नाम है हमारे पास है रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी। तो एक तो है हमारे पास रिलेटिविटी हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, स्पेशल्स रिलेटिविटी जिसके अंदर आपने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह पढ़े थे। दूसरा है हमारे पास है जनरल रिलेटिविटी। ठीक है, ये हमारे पास से नॉन इनर्शियल फ्रेम में होती है और ये हमारे पास से इनर्शियल फ्रेम के अंदर होती है। स्पेशल्स रिलेटिविटी के अंदर हमारे पास सिलेबस में यूनिट फर्स्ट थी, इसके अंदर हमारे पास सिलेबस में यूनिट फर्स्ट थी और हमारे पास यूनिट सेकंड थी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड है। यूनिट फर्स्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके हमारे पास लेक्चर नंबर 1, 2 से लेके और टोटल 11 लेक्चर थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, 2 से लेके टोटल 11 लेक्चर से, तो यहाँ तक आपको दोनों क्वेश्चंस पूरे मिल जाएंगे। इसी प्रकार यूनिट सेकंड भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 तक थे। ठीक है, हालांकि चाहता तो मैं 15 लेक्चर्स भी बना सकता था, पर हमने वॉच टाइम ज़्यादा रखा, 90 मिनट के भी इसमें वीडियोज मिल जाएंगे आपको। तो ये यूनिट सेकंड में हमारे पास जो मैंने ऐप के ऊपर अपलोड कर रखा है उसमें लेक्चर्स 1 to 9 है। अब ये हमारे पास जनरल रिलेटिविटी है, इसके अंदर हमारे पास एक तो यूनिट थर्ड है, इसके अंदर एक तो हमारे पास यूनिट थर्ड है और एक हमारे पास यूनिट फोर्थ है, एक अपने पास यूनिट फोर्थ है। अब अपन यूनिट थर्ड भी कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट थर्ड के अंदर भी हमारे पास 9 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं ऐप के ऊपर 1, 2 से लेके टोटल लेक्चर्स इसके अंदर भी 9 हैं। यानी अभी तक हमारे पास 11 + 9 29 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंप्लीट हो चुकी है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फोर्थ। यस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फोर्थ, और जो 5वीं यूनिट है वो हमारे पास इस कॉस्मोलॉजी से है। जो 5th यूनिट है वो हमारे पास कॉस्मोलॉजी से है। अब आप ऐसे मत समझना कि कॉस्मोलॉजी की बुक हमारे पास अलग से होगी, बुक हमारे पास यही है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जैसा आपने देखा उसी के अंदर चैप्टर 5 के अंदर ही ये कॉस्मोलॉजी मिलेगा। तो चलो यूनिट 5th पढ़ाएंगे तब इसकी अपन बात कर लेंगे। बट आज हमारे पास जो मैटर चल रहा है वो भी किसका चल रहा है, जनरल रिलेटिविटी से ही चल रहा है। स्पेशल्स रिलेटिविटी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे कि ये यूनिट फोर्थ है और यूनिट फोर्थ में आज हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो सिलेबस आपने देख ही लिया। क्या हमारे पास ऑफिशियली सिलेबस है, ये हमारे पास इस बुक का पैटर्न है कि रिलेटिविटी अपने आप में 4 यूनिट रखती है, कॉस्मोलॉजी हमारे पास 1 यूनिट रखती है। रिलेटिविटी है वो 2 टाइप की है, हमारे पास स्पेशल रिलेटिविटी जिसके अंदर यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड है, फिर हमारे पास जनरल रिलेटिविटी जिसके अंदर हमारे पास यूनिट थर्ड एंड फोर्थ है। तो लगभग 9 लेक्चर के आसपास ही इस यूनिट फोर्थ में होंगे। और हमारे पास जो कॉस्मोलॉजी है वो रखती है यूनिट नंबर 5th। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालो सबसे पहले कि हमारे पास एमएससी फाइनल ऑप्शनल पेपर रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी, इसके अंदर हमारे पास यूनिट 4th है और 4th यूनिट के अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है भाई, तो देखो सबसे पहले अपन जेपीएस की बुक में पेज 163 से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास पहला टॉपिक है पेज 163 के ऊपर
हमारे पास पहला जो टॉपिक है ये है 3 क्रूशल टेस्ट इन जनरल रिलेटिविटी। देखिए आप हेडिंग डालिए। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है हमारे पास है 3.16 का टॉपिक है। 3.16 का टॉपिक है 3 क्रूशल। ये एक बार यूनिट 3 के अंदर नाम भी आया था क्रूशल, जिसको हमने निर्णायक नाम दिया था या इम्पोर्टेंट नाम दिया था। तो ये हमारे पास क्रूशल टेस्ट है, 3 क्रूशल टेस्ट इन जनरल रिलेटिविटी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि हमारे पास टॉपिक क्या है, 3 क्रूशल टेस्ट। क्रूशल होता है एक प्रकार से डिसीजंस, मतलब कोई इंपॉर्टेंट निर्णय ले लिया या कोई डिसीजंस ले लिया। तो ये हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, वो भी किसके अंदर, जनरल रिलेटिविटी के अंदर। तो पहले हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्रूशल टेस्ट हैं जनरल रिलेटिविटी के अंदर, जिसका हम स्टडी यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लगाओगे नंबर 1। हमारे पास यहाँ 3 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट है हमारे पास एडवांस ऑफ, लिखो पहले मेरे साथ साथ है, द एडवांस ऑफ ए पेरीहेलियन। ठीक है, द एडवांस ऑफ ए पेरीहेलियन ऑफ मरकरी। ठीक है, मरकरी आप जानते ही हैं पारा होता है, पेरीहेलियन होता है हमारे पास सूर्य के समीप। लिखवाऊंगा इसको मैं एक बार, अपन यूनिट 3 के अंदर इसका नाम काम में भी ले चुके हैं। द एडवांस ऑफ पेरीहेलियंस ऑफ ए मरकरी। सेकंड है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे। ठीक है, सेकंड है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे। ठीक है भाई, सेकंड है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारे पास ये बेंडिंग ऑफ लाइट रे क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारे पास द ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। थर्ड है हमारे पास द ग्रेविटेशनल से रेड शिफ्ट। ठीक है, रेड शिफ्ट यानी लाल रंग का क्या होता है, विकिरण होता है ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो देखो सबसे पहले इस यूनिट 4 की शुरुआत के अंदर ही आपका पहला टॉपिक है 3 क्रूशल टेस्ट इन जनरल रिलेटिविटी। तो हमारे पास कौन कौन से 3 टेस्ट जिसके बारे में हमें इस यूनिट 4 के बारे में पढ़ना है। तो नंबर 1 है हमारे पास द एडवांस ऑफ पेरीहेलियन ऑफ ए मरकरी। सेकंड है हमारे पास द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन ग्रेविटेशनल फील्ड। थर्ड है हमारे पास द ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हम इन तीनों का बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला टॉपिक होगा द एडवांस ऑफ पेरीहेलियन ऑफ मरकरी। सेकंड होगा द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन ग्रेविटेशनल फील्ड से, जिसके अंदर आइंस्टीन का अप्रोक्सीमेशन से या आइंस्टीन ट्रीटमेंट चलेगा और न्यूटोनियन ट्रीटमेंट चलेगा। थर्ड है हमारे पास द ग्रेविटेशनल से रेड शिफ्ट, ये लाल है भाई RED, रेड शिफ्ट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो ये है कि आपको यहाँ तक एग्जाम में हो सकता है, अगर ये पूरा बड़े, देखो तीनों टॉपिक हैं, काफ़ी बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे। हर टॉपिक हमारे पास से लगभग 2 लेक्चर्स के अंदर जाके कंप्लीट होगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे द एडवांस ऑफ पेरीहेलियन ऑफ मरकरी। ये भी हमारे पास लेक्चर्स नंबर 1 और नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 में कंप्लीट होगा। तो ये एग्जाम में हो सकता है यही पूरे 20 नंबर का पूछ लिया जाए या 10 नंबर का तो 100% आ जाएगा। यानी अगर आप ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लेते हो, ये टॉपिक 1, 2 और 3 चाहिए कितने भी लेक्चर्स में बने, तो हो सकता है आपको 20 नंबर्स का क्वेश्चंस मिल जाए, बट आपको 10 नंबर का तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। हर बार एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछता है। प्लस आगे हमारे पास आपने देखा होगा कि इको हेलेन रडार सिस्टम है,
फिर हमारे पास वो एनर्जी मोमेंटम टेंसर से रिलेटेड है, स्क्वायर चाइल्ड लाइन एलिमेंट से ग्रेविटेशनल फील्ड है, उससे टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान रखेंगे। ये तीनों टॉपिक हमारे पास एक्चुअली क्या कहलाते हैं, क्रूशियल टेस्ट कहलाते हैं इस जनरल रिलेटिविटी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप नोट लगा के एक बेसिक सी बात लिख लो कि ये हमारे पास पेरीहेलियन क्या होता है। पेरीहेलियन क्या होता है, तो वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य सामीप्य, इसको बोलते हैं सूर्य सामीप्य, यानी सूर्य के बिल्कुल नजदीक। बट आपका इंग्लिश मीडियम चल रहा है इसलिए हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि द नियरेस्ट पॉइंट, द नियरेस्ट पॉइंट, बिल्कुल पास में पॉइंट हो, किसके हो, इन द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, इन द ऑर्बिट ऑफ, इन द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट, इन द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट, यानी जो हमारे पास ग्रह है प्लेनेट का, फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन, SU, यानी हमारे पास सूर्य के नजदीक पॉइंट होना चाहिए। तो हमने लिख दिया द नियरेस्ट पॉइंट इन द ऑर्बिट, एक ग्रह के अंदर जो हमारे पास प्लेनेट है, ये ऑर्बिट क्या होता है, कक्ष होता है, प्लेनेट फॉर द सन। तो एक तो आप वर्ड से आपके कभी कभार काम आ सकता है कि पेरीहेलियन क्या होता है, दूसरा आ सकता है एपीहेलियन क्या होता है। एपीहेलियन क्या होता है, ये होता है सूर्य से दूर। जिस प्रकार ये नियरेस्ट है, बस इसकी जगह दूर कर दो, दूर को क्या बोलते हैं, फारेस्ट, फारेस्ट पॉइंट, फारेस्ट पॉइंट इन द ऑर्बिट, इन द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट, इन द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट फॉर द सन, फॉर द सन, यानी हमारे पास इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल हमारे पास ये जो पेरीहेलियन है ये तो नियरेस्ट होता है, और ये जो हमारे पास एपीहेलियन होता है ये फॉरेस्ट पॉइंट होता है, यानी एक तो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक, जैसे ये हमारे पास सूर्य है, ठीक है, जैसे ये सूर्य है, इसके कोई बिल्कुल नज़दीक पॉइंट हो गया तो ये तो क्या कहलाएगा, पेरीहेलियन कहलाएगा, और कोई दूर पॉइंट होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एपीहेलियन कहलाएगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड से इनका मतलब पता होना चाहिए ताकि टॉपिक्स में ये कहीं भी हमारे पास दिखें तो हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो आपका ध्यान रखने का सबसे पहला काम ये है कि अब अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3, ये लगभग हमारे पास लेक्चर 5 या 6 तक जाके कंप्लीट होंगे। इसके अंदर से हमें एक 10 नंबर का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है हमें पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे कि हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1, और नंबर 1 की बजाय आप इसको टॉपिक को ही नाम दे दो कि अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, द एडवांस ऑफ पेरीहेलियन ऑफ ए मरकरी। अब हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, द एडवांस, हमारे पास पहला टॉपिक हो गया द एडवांस ऑफ पेरीहेलियन, द एडवांस ऑफ पेरीहेलियन ऑफ मरकरी प्लेनेट, ऑफ मरकरी प्लेनेट, प्लेनेट वर्ड और जोड़ दो, प्लेनेट। ठीक है, तो पहला हमारे पास टॉपिक क्या हो गया, द एडवांस ऑफ पेरीहेलियंस ऑफ प्लेनेट मरकरी या मरकरी प्लेनेट। फिर ये टॉपिक्स हमारे पास लेक्चर 2 में कंप्लीट होगा। फिर हम पढ़ेंगे द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, इसका मतलब भी समझेंगे। रेड शिफ्ट क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइन के अंदर, इसका भी आपको मतलब समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, हमारे पास है टॉपिक का नाम क्या है, द एडवांस ऑफ पेरीहेलियंस ऑफ प्लेनेट मरकरी, या मरकरी प्लेनेट लिख लो, इससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया हमारे पास टॉपिक। अब हम इस टॉपिक्स को पढ़ें स्टार्ट करें तो उससे पहले हमारे को ये शुरुआती लेक्चर्स हैं, अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। ये शुरुआती लेक्चर्स हैं, इसमें हमें 70% बातें एक बार मान के चलनी होंगी, क्योंकि हमें इनके बारे में कि पेरीहेलियंस है, प्लेनेट मरकरी है, और वो भी हमें एडवांस लेवल पे चलना है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये प्योर पार्ट्स ऑफ फिजिक्स का है।
बट इसे अपन अपनी मैथमेटिक्स में डाल के ईजी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए हो सकता है ये लेक्चर्स 1 और लेक्चर्स 2 थोड़ा सा बोरिंग रहे, बट जैसे जैसे हम आगे लेक्चर्स की ओर बढ़ते जाएंगे फिर वापस पलट के देखोगे तो ये टॉपिक्स बहुत ही इजी होते जाएंगे। जैसे जिस प्रकार आपने यूनिट 3 पढ़ा था उसमें आपको पहली बार में आपने मेरा लेक्चर्स देखा होगा तो आपको ऐसे थोड़ा लगा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है इसके अंदर, बट जैसे दूसरी बार देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा और फिर आपने खुद से भी निकाल लिए होंगे। तो उसके अंदर भी हमारे पास 3-4 मेन टॉपिक थे जो आपको अच्छे से लास्ट में आते आते समझ में आ ही गए कि हमारे पास वीक फील्ड क्या होता है, स्लो मोशन क्या होता है, क्वेसी स्टैटिक क्या होता है, फ्लैट स्पेस टाइम्स को हम किस प्रकार से काम में लेंगे, फिर आइंस्टीन्स का पॉइजन फ्लो इक्वेशंस क्या है, रिकी टेंसेस क्या है। तो ये सब बातें हमारे पास धीरे धीरे याद होती चलेंगी। इसलिए हमारे पास शुरुआती लेक्चर्स है, इसे आप कानों से सुनते रहिए और हाथों से लिखते रहिए और आंखों से देखते रहिए, तीनों काम आप एक साथ कीजिए। यहाँ मैं बहुत सारी बातें आपको याद रखने वाली बताऊंगा, हालांकि जैसे जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स और उससे नेक्स्ट लेक्चर्स में बढ़ते जाएंगे फिर पीछे की बातें हमारे पास इजी होती चलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है द एडवांस ऑफ पेरीहेलियंस ऑफ प्लेनेट मरकरी। तो इसकी शुरुआत में हम लिखेंगे कि वी नो दैट, लिखो मेरे साथ साथ, हालांकि आप नहीं जानते हैं फिर भी हम मान के चलेंगे कि अपन जानते हैं कि वी नो दैट द रिलेटिविस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, द रिलेटिविस्टिक, ठीक है। अब ये रिलेटिविस्टिक्स वर्ड से ये आपका यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको पता है कौन से यूनिट्स में ये कहाँ लिखा हुआ मिला है। इसके बारे में आपने रिलेटिविस्टिक्स के बारे में पढ़ा है, आपने हैमिल्टन के बारे में पढ़ा है, न्यूटोनियंस के बारे में पढ़ा है। तो अगर पीछे की यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पढ़ी है तो आपको इतना प्रॉपर बेनिफिट इस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे वी नोट दैट द रिलेटिविस्टिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन से, रिलेटिविस्टिक्स डिफरेंशियल से इक्वेशन से ऑफ ए प्लेनेट मरकरी, ऑफ ए प्लेनेट, ऑफ ए प्लेनेट इज गिवन बाई, ऑफ ए प्लेनेट इज गिवन बाई, ऑफ ए प्लेनेट इज गिवन बाई d2u बाई डी फाई स्क्वायर, स्मॉल u लेना है, d2u बाई डी फाई स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू m अपॉन h स्क्वायर प्लस 3mu स्क्वायर, प्लस 3mu स्क्वायर इक्वेशन 1 वेयर h इज इक्वल टू, वेयर h इज इक्वल टू r स्क्वायर डी फाई बाई डी एस, इक्वेशंस नंबर 2, इक्वेशंस नंबर 2। और मैंने स्टार लगाए हैं, आपको एग्जाम में नहीं लगाने। स्टार का मतलब होता है कि आप रट लो या रिमेंबर कर लो, ठीक है, कि ये डायरेक्ट हमें ऐसे की ऐसी इक्वेशंस को याद रखना है। अब यहाँ आने के बाद हमारे पास इसके अंदर कैलकुलेशंस लेगी जो हमें पीछे बीएससी की बहुत सारी बातें याद दिलाएगी। तो सबसे पहले एडवांस ऑफ पेरीहेलियंस ऑफ प्लेनेट मरकरी के अंदर लिखना है कि वी नो दैट द रिलेटिविस्टिक डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ प्लेनेट इज गिवन बाई। तो ये कहीं ना कहीं यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड का संयुक्त विश्लेषण से, उसी के एनालिसिस से ये हमारे पास एक इक्वेशन से आई है। ठीक है, इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के अंदर, सेकंड अप्रोक्सीमेशंस के अंदर। तो अगर मैं आपको बीएससी की थोड़ा याद दिला दूं, बीएससी सेकंड ईयर यहाँ हमारे पास वास्तव में काम में आने वाले हैं। बीएससी सेकंड ईयर में हमारे पास ऐसे होता था जैसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखते थे ना कि d2 प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर d इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, और 1 नहीं 2 नहीं 3 बराबर के साइन लगाते थे कि इससे डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन आता था y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और ये हमारे पास वहाँ चैप्टर 3 हुआ करता था। अगर आपने किसी टाइम में जेपीएस की बुक्स में पढ़ा हो तो, और चैप्टर का नाम था हमारे पास है, वहाँ तो आपने हिंदी में पढ़ा था अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो वहाँ हमारे पास CF निकालने के भी 4 तरीके थे और PI निकालने के काफ़ी सारे तरीके थे। CF निकालने के लिए हो सकता है हमारे पास M1 1 आ जाए, M2 2 आ जाए, तब हम बोलते थे C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x। अगर ये भी M1 आ गया
m2 भी 1 आ गया, मतलब रिपीट हो गया, तो हम ऐसे बोलते थे c1 प्लस c2 x इंटू ई की पावर x। फिर हमारे पास m की वैल्यू एल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा में आती थी, जिसे हम बोलते थे e की एल्फा x, c1 cos बीटा x प्लस माइनस c2 या प्लस c2 साइन बीटा x, c2 साइन बीटा x, और एक बार ये भी हमारे पास से रिपीट होता था। ठीक उसी प्रकार हम pi यानी पार्टिकल इंटीग्रल हो सकता है, अपने वहाँ विशिष्ट समाकल नाम से याद हो, और CF का मतलब आपने पूरक फलन के नाम से हिंदी में याद किया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वगैरह बताए होंगे। तो PI निकालने के भी हमारे पास काफ़ी तरीके थे कि e की पावर ax के रूप में आ जाए, x की पावर m के रूप में आ जाए, e की पावर ax इंटू v के रूप में आ जाए, साइन ax cos ax के रूप में आ जाए। तो ये सब बातें हमारे पास BSc सेकेंड ईयर्स की हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे पास इस इक्वेशंस के अंदर ये सोल्व होंगी, और यहाँ हमारे पास से 2 बार इसको हम सोल्व करेंगे। एक बार तो हमें निकालना होगा इसका CF और एक बार हमें इसका निकालना होगा PI। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि आप इसको पढ़ने से पहले BSc सेकेंड ईयर पढ़ने बैठोगे, इसलिए आपको कुछ बातें याद रख लेना, 1-2 फॉर्मूला वगैरह हमारे पास से काम में आने वाला है। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को ध्यान में रखना। वेयर h इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी फाई बाई डी एस, ये है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशंस नंबर 2। तो अब हमें कहीं ना कहीं हमारे पास BSc सेकेंड ईयर्स को काम में लेना है, तो हम बोलेंगे कि देखो सिंस मरकरी इज ऑल्सो प्लेनेट, अब मेरे साथ साथ लिखो कि सिंस मरकरी इज ऑल्सो प्लेनेट, इसके अंदर कोई किसी भी स्टूडेंट्स को शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने 10वीं क्लास से ही विज्ञान के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि पारा खुद एक ग्रह है ना, मरकरी है, प्लेटिनम है, काफ़ी सारे हमारे पास ये क्या होते हैं, ग्रह होते हैं। बस समस्या ये थी कि वहाँ आपने हिंदी में सीखा था, तो अब लिख लो इंग्लिश के अंदर कि सिंस मरकरी इज ऑल्सो प्लेनेट देयरफॉर इट्स पाथ इज। तो अब हमारे पास इसका पाथ क्या होगा, इज गवर्न बाई GOVERN इज गवर्न बाई द डिफरेंशियल इक्वेशंस 1, यानी हमारे पास इसका पाथ क्या होगा, ये हमारे पास इक्वेशंस 1 ही डिसाइड करेंगी। ठीक है, पाथ का मतलब अगर ऐसे आ गया तो ये एक प्रकार से परवलय जैसा दिखाई दे रहा है, तो पैराबोलिक पाथ बोल देंगे। इस प्रकार से आ गया तो ये इलिप्स दिखाई देता है, ये हमको पैराबोलिक या इलिप्स पाथ अति परवलय होता है। सर्किल में आ गया तो हम बोल देंगे वर्ताकार पथ है। डायरेक्ट लाइन आ गई तो हम बोल देंगे एक लाइन का पाथ है या स्ट्रेट लाइन है। और हमारे पास इस प्रकार से आ गया तो हम बोल देंगे साइन एक्स कोस एक्स जैसा ग्राफ है, या हमारे पास एक शेप बनती है कर्व जैसी या वक्रों जैसी। तो हमारे पास मरकरी है वो खुद एक प्लेनेट है। यस, हमारे पास मरकरी इज सिंस मरकरी इज ऑल्सो प्लेनेट देयरफॉर इट्स पाथ इज गवर्न बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब हमें इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशंस लेना है, तो हम बोलेंगे टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1, टू गेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। अगर हमें इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशंस लेना है टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, देखो यहाँ हमको 2 बार करके निकालेंगे, एक तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगा और एक हमारे पास सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगा। अगर हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो इसकी आगे वाली स्टेप से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से देन वी नेगलेट 3mu स्क्वायर्स। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है इस बात का कि अगर हम पहले इक्वेशन 1 का सॉल्यूशंस लेंगे तो एक बार इस स्टेप्स को आप मान के चलो ये नेगलेट है। ठीक है, तब हमारे पास क्या बचेगा, अगर ये नेगलेट होगा तो ये बचेगा हमारे पास d2u बाई डी फाई स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू m अपॉन h स्क्वायर ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशंस निकालना है।
तो हमें सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस लेंगे, क्योंकि हमारे पास मरकरी इज ऑल्सो प्लेनेट है, तो मान के चलेंगे कि जो ये u इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ये नेगलेक्ट कर दो एक बार, तो केवल यहाँ तक चलेंगे u तक। आगे वाला फंक्शंस को हम क्या करते हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हालांकि करेंगे नहीं, आगे हम सेकंड अप्रोक्सीमेशंस लेंगे। एक बार हमारे पास केवल इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस है, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा m/h², 1 माइनस e। एक मिनट देखो, लिखेंगे नहीं, पहले मैं इसको समझाऊंगा, 2-3 लाइनें छोड़ना। अब हमें इसका सॉल्यूशंस करना है, ठीक है भाई। अब हमें इसका सॉल्यूशंस करना है, हालांकि आपको लिखना डायरेक्ट है, बट मैं यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं, आपको एक बार समझा के लिखूंगा, बट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है जिस प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ, केवल आपको समझना है। देखो, अब हमें इसका सॉल्यूशंस चाहिए, ध्यान दीजिए, अब हमें इसका सॉल्यूशन से चाहिए। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि d2 + 1 × u इज इक्वल टू m/h²। लिखना मत भाई, केवल एक बार इधर ध्यान दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं d2 + 1 × u, वेयर d है वो d/dx है। वहां हमारे पास बीएससी सेकेंडरी में x होता था, यहाँ हमारे पास इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाई होता है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारे पास स्वतंत्र चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल u, इसलिए हमें इस डिपेंडेंट वेरिएबल u² को क्या करना पड़ा, नंबर 1 में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के लिए नेगलेक्ट करना पड़ा, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे होता कि d2y/dx², देखो बीएससी सेकेंड ईयर से कंपेरिजन करें तो d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये तो हमारे पास एक प्रकार से, तो आप इसको ऐसे लिखते ना d2 + 1 × y, जहाँ d क्या है, d/dx है, बस फर्क है y की जगह u आ गया और x की जगह फाई आ गया, ठीक है। तो एक तो ये हमारे पास हो गया इस प्रकार से। अब हमें इसका क्या निकालना है, पहले तो निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। याद करना, मैं बीएससी सेकेंड ईयर की वजह से बता रहा हूँ। इसका सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू CF + PI। अब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे तो d की जगह आपको रखना होगा m + 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ m आ जाएगा आपके पास ± आयोटा, क्योंकि 1 को इधर ले जाओगे -1, रूट हटाओगे तो -1। अब इसका अगर ये आ गया तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 0 ± 1 × आयोटा या आयोटा × 1, मतलब तुलना करोगे एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से, तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास एल्फा है वो 0 है, बीटा है वो 1 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा हमारे पास e की एल्फा × अक्स, c1 cos बीटा अक्स। देखो अक्स की जगह हमारे पास क्या है, फाई, तो e की पावर एल्फा अक्स c1 cos बीटा क्या है, और अक्स की जगह फाई, प्लस c2 sin बीटा अक्स, तो बीटा की जगह क्या है, फाई है। अब देखो एल्फा की जगह हमारे पास क्या है, 0 है, तो e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो कुल मिला के हमारे पास CF क्या आ गया इसका, कुल मिला के हमारे पास CF आ जाएगा आपके पास c1 cos फाई प्लस c2 sin फाई, ठीक है। ये तो 0 होके e की पावर 0 की वैल्यू 1 बचेगी, तो ये c1 cos फाई प्लस c2 sin फाई। अब देखिए c1 हमारे पास कांस्टेंट है, c2 हमारे पास कांस्टेंट है, ये सब बातें बीएससी सेकेंड ईयर की हैं। तो माना c1 को आपने cos ओमेगा मान लिया, ठीक है, c2 को आपने sin ओमेगा मान लिया, आपकी मर्जी, आप कैसे भी मान सकते हो, इसको आपने साइन मान लिया, तो ये क्या बन गया, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस B का फॉर्मूला बन गया, चाहे फाई माइनस ओमेगा कर दो, चाहे ओमेगा माइनस ए फाई कर दो। तो कुल मिला के हमारे पास इसका CF कितना आ गया, cos A फाई माइनस ए ओमेगा, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, क्योंकि C1 कांस्टेंट है तो ओमेगा भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये तो हमने इसका निकाल लिया CF। फिर हमें इसका क्या निकालना होगा भाई, PI निकालना होगा, PI यानी इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो PI निकालेंगे तो आगे जो वैल्यू है वो रखो m/h² और भाग दे दो d2 + 1 का। बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, बुक्स होगी, तो आप एक बार पीछे का चेक ही कर सकते हो। तो इसके अंदर आप m/h² कांस्टेंट ले लो, इसको आप लिख सकते हो e की 0 × फाई अपॉन d2 + 1। तो e की पावर x का निकालते हो 0 आपको इधर रखना है, तो ये बचेगा m/h², यहाँ 0 रखेंगे और e की पावर 0 की वैल्यू 1, यानी कुल मिला के हमारे पास m/h² आ जाएगा।
तो पी आई हमारे पास क्या आ गया, एम अपॉन एच स्क्वायर। तो अब बताइए इसका एक्चुअली सॉल्यूशंस क्या होगा, u इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, u इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या है हमारे पास, कॉस फाई माइनस ओमेगा, या ओमेगा माइनस फाई लिखो क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के, प्लस पी आई कितना आ गया, एम अपॉन एच स्क्वायर। अब इसके अंदर मैं एम अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ये तो बचेगा 1 और ये बचेगा एच स्क्वायर अपॉन एम इंटू कॉस फाई माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास इस प्रकार से u की वैल्यू बचेगी। अब देखिए इस u की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, ये जो एच स्क्वायर अपॉन एम है, ये जो हमारे पास है एच स्क्वायर अपॉन एम है, ये 1 प्लस एक बार मैं इसे छोटा e मानूंगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं आपको काफ़ी कंफ्यूज कर रहा हूं, बट हम इसे छोटा e मानेंगे और एक्चुअली e हमारे पास किसके बराबर आ गया, एच स्क्वायर अपॉन एम, यानी हमने इसको संकेत साइन दे दिया कि ये हमारे पास e है। अब ये मैं e की आपको जानकारी के लिए बताऊं तो फिर आप 11th क्लास में फंसोगे, पूरा 2D का पार्ट है। e को आपने जरूर नाम सुना होगा उत्केंद्रता, है ना, या मैं इंग्लिश में लिखूंगा इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। अब हमारे पास उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटी क्या होती है, तो आपको पता है पैराबोला के लिए 1 होती है, इलिप्स के लिए लेस 1 होती है और हाइपरबोला के लिए ग्रेटर 1 होती है। अब अगर मैं इसी की बात पे भी आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो एक्चुअली कैसे निकलती है ये हमारे पास एक लाइन होती है, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट होता है अल्फा बीटा, ये हमारे पास एक मूविंग पॉइंट होता है एच और के या एक्स और वाई, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये हमारे पास एक लाइन होती है। अगर आपने भविष्य में अपना 3-4 साल पुराना याद है तो कभी ना कभी आपने नाभि या कॉर्ड नाम सुना होगा, डायरेक्ट्रिक्स या नियता का समीकरण नाम सुना होगा। तो ये एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम का अनुपात ही क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी ई कहलाता है। तो ये जो अनुपात है यही हमारे पास क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी कहलाता है, इसलिए हमने इसको कुल मिला के ई लिख दिया। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास पीछे पुरानी बातें, अगर मैं नहीं बताता तो भी मैं डायरेक्ट इसी इक्वेशंस को लिख देता, तो आपको वैसे भी याद रखना है, बट आपके पास 11th क्लास में अगर कभी पढ़ा हुआ चल याद होगा नहीं होगा। अगर आपने कंपटीशंस की तैयारी की है तो कहीं ना कहीं इस डायग्राम से आपका जरूर पाला पड़ा है कि एस पी अपॉन पी एम इज इक्वल टू 1, ये फिक्स पॉइंट होते हैं, ये उसकी नाभि के निर्देशांक होते हैं, कॉर्ड होती है, ये हमारे पास नियता का समीकरण होता है, ये 90 डिग्री पर जाती है, ई हमारे पास 0 आ गया तो सर्किल बनेगा, ई हमारे पास 1 आ गया तो पैराबोला बनेगा, लेस आएगा तो इलिप्स बनेगा, ग्रेटर आएगा तो ये हाइपरबोला या अतिपरवलय बनेगा। तो ये सब हमारे पास हमने इसको उत्केंद्रता या इसेंट्रिसिटीज के फॉर्म के अंदर ले लिया है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ लिखना है डायरेक्ट, कितनी बातें नहीं बतानी है क्योंकि एमएससी में कभी भी हम 11th और 12th को रिपीट ही नहीं करेंगे। तो देखो आपकी ये स्टेप्स लिखी हुई होगी, एक बार मैं इसको इधर लिख लेता हूँ कि d2u अपॉन डी फाई स्क्वायर, d2u अपॉन डी फाई स्क्वायर से प्लस u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, आप इसके नीचे लिखोगे दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर, u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर से 1 प्लस e इंटू कॉस फाई माइनस ओमेगा, 1 प्लस e इंटू कॉस फाई माइनस ओमेगा। ठीक है, इसे आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3, और मैं यहाँ भी क्या करता हूँ स्टार लगा देता हूँ क्योंकि ये भी आपको क्या रखना है, डायरेक्ट यादें रखना है। और लिख लो साथ साथ, कहीं भूल ना जाए बाद में अपन कि ई हमारे पास क्या है, उत्केंद्रता है या इसेंट्रिसिटी, ये हमारे पास है इसेंट्रिसिटी है ऑफ द ऑर्बिट के लिए, ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या माना है, ओमेगा माना है। ओमेगा हमारे पास क्या है, इनिशियल लॉन्गिट्यूड है, इनिशियल लॉन्गिट्यूड, ये आ जाएगा हमारे पास है ऑफ द पेरीहेलियन, ऑफ द पेरीहेलियन।
ठीक है, ये हमारे पास से इनिशियल्स प्रारंभिक आयाम है हमारे पास सूर्य के समीप। तो आपको याद रखना है, एक तो आपके पास E आ गया और एक आपके पास से W आ गया। तो यहाँ तक आपने कुल मिला के जो लिखा है तीनों ही बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। हमें इक्वेशंस नंबर 1 भी ध्यान रखना है, हमें इक्वेशंस नंबर 2 भी ध्यान रखना है, और ये हमारे पास इसका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस का जो सॉल्यूशंस आया है ये हमें इक्वेशंस 3 भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो एक बार मैं इक्वेशंस 3 को यहाँ रख देता हूँ, m/h² से 1 + e cos phi माइनस ओमेगा। ठीक है, अब मैंने इसे E के फॉर्मेट में क्यों लिखा है वो आगे चल के मैं आपकी ये बात बिल्कुल क्लियर करूंगा, क्योंकि आगे हमें एक कॉनिक सेक्शंस के रूप में इसका पैराबोलिक पाथ लेके आना है, उस फॉर्म के रूप में अपन डालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद में इसके बारे में अपन डिस्कसें करेंगे। तो यहाँ तक आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ ऑर्बिट और ओमेगा तक की वैल्यूजें रख लेंगे। तो ये तो आ गया था हमारे पास से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस। अब फिर से आप हेडिंग डाल के लिखो कि टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 1, टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। आप बोलोगे सर अभी तो निकाला ही है, यही इक्वेशंस 1 का सॉल्यूशंस है ना, पर वो तो निकाला था फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के लिए। इसके लिए लिखो टू द सेकंड अप्रोक्सीमेशंस, टू द सेकंड अप्रोक्सीमेशंस। तो टू गेट द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 से टू द सेकंड अप्रोक्सीमेशन से वी पुट द वैल्यू ऑफ u फ्रॉम इक्वेशंस 3 इनटू इक्वेशंस 1, फ्रॉम इक्वेशंस 3 into equations 1 in RHS side we get। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम ये जो u की वैल्यू निकाल के लाए हैं वो हम इक्वेशंस 1 के अंदर रखने वाले हैं। तो आप देखो ध्यान दोगे, आपको यहाँ नहीं रखनी है और यहाँ भी नहीं रखनी है, आपको क्या करना है राइट साइड में रखनी है, क्योंकि यहाँ तक तो हमें CF सॉल्यूशन आता है ना, यहाँ तो CF आता है और आगे हमारे पास है PI आता है। तो ये वाला हिस्सा CF तो हमारे पास इजीली सोल्व हो रहा है, हमारे पास PI निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पहले अगर हम ये ले लेते तो हमारे पास PI नहीं निकलता। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में तो इसको नेगलेक्ट किया, अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में नेगलेक्ट तो नहीं कर सकती, इसलिए ये जो u की वैल्यू निकाली है ये आप यहाँ पुट कर दो। तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, d2u/d∅² प्लस u इज इक्वल टू m/h² से प्लस 3mu², और u की वैल्यू क्या है हमारे पास है m/h 1 + e cos phi माइनस ओमेगा और पूरे का होल स्क्वायर, करली ब्रैकेट यानी मंजिला कोष्टक ले लो का होल स्क्वायर, क्योंकि u के क्या लग रहा है पूरे के होल स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा कंप्लीटली होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास है d2u/d∅² से प्लस u इज इक्वल टू m/h² प्लस 3m। इसको ओपन कर दो, देखो इसको भी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा m²/h², और इसका कर्ली ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 + e² cos² phi माइनस ओमेगा प्लस 2e cos phi माइनस ओमेगा प्लस 2e cos phi माइनस ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास m²h² से यहाँ छोड़ दिया, बाकी a + b के होल स्क्वायर लगा के इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया है। तो ओपन करने के बाद जो हमारे पास सिचुएशंस क्रिएट हुई वो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो इस इक्वेशंस को कैलकुलेशन से। तो यहाँ तक का ध्यान रखेंगे, दूसरी बार पढ़ोगे तीसरी बार पढ़ोगे या जैसे जैसे आगे लेक्चर्स की ओर बढ़ते चलेंगे तो ये सब बातें हमारे पास बिल्कुल कवर होती रहेंगी। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप मान के चलिए कि आप जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ देर के लिए, यानी जब तक आप लेक्चर्स 3-4 नहीं करते हैं तब तक के लिए आपके पास है थोड़ा सा हार्ड होगा। तो ये हमारे पास क्या बच गया, d2u/d∅²
d2u बाई डी फाई स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3m की क्यूब प्लस 3m की क्यूब अपॉन एच स्क्वायर 3m की क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3m की क्यूब ई स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई माइनस ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर से प्लस 6 देखो 3 को इससे करेंगे 6m की क्यूब ई अपॉन एच स्क्वायर इंटू कोस फाई माइनस ओमेगा। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। इसको एक बार नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 4 और टारगेट भूल मत जाना, इसे हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है CF, वो तो हम इसका इजीली निकाल लेंगे, बट हमारे पास इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो हमें BSc सेकेंड ईयर का याद नहीं है और हमारे पास कुछ यहाँ प्लेनेटें मरकरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ आने के बाद आप फिर से एक लाइन लिखोगे ताकि आपका कुछ डाउट्स मैं क्लियर करने की कोशिश करूँ कि नाउ फ्रॉम इक्वेशंस फॉर द टर्म विच कैन बी प्रोड्यूस्ड कौन सी टर्म है जो हमें इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशंस देगी। तो अगर मैं आपको वापस PI 12वीं का नाम रहा BSc सेकेंड ईयर का याद दिलाऊं, तो हम वहाँ एक तो e की पावर ax के रूप में निकालते थे, एक अपन x की पावर m के रूप में निकालते थे, एक हम cos ax या sin ax के रूप में निकालते थे। फिर हम बोलते थे e की पावर ax इंटू v या x की पावर m इंटू v। अगर आपके पास BSc सेकेंड ईयर की बुक होगी या किसी से आप पास अरेंज कर सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा किसी वक्त याद होगा, तो उस वक्त हमारे पास PI के लिए एक एक्सरसाइज ये हुआ करती थी, एक एक्सरसाइज ये, एक हमारे पास ये, एक e की पावर ax इंटू वी, एक x की पावर m इंटू वी। तो 5 एक्सरसाइज तो ये होती थी, 2 एक्सरसाइज हमारे पास CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड है। तो उस चैप्टर में हमारे पास टोटल 7-8 एक्सरसाइज हुआ करती थी। तो इनका PI अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास केवल ये भी मैच नहीं हो रहा, इसके अंदर ये भी मैच नहीं हो रहा, ये कोस स्क्वायर भी मैच नहीं हो रहा, केवल और केवल ये कोस फाई माइनस ओमेगा मतलब कोस एंगल्स वाली टर्म है जो हम लिखना मत, केवल मैं समझा रहा हूँ, इसके लिए ये हमारे पास मैच हो रही है। तो बाकी हमें PI निकाल तो सकते हैं। निकालने के लिए जैसे इसका नहीं निकलेगा तो अपन बोल देंगे h स्क्वायर e की पावर 0 इंटू फाई, तो ये इसके फॉर्मेट में बन गया। ऐसे इसको e की 0 इंटू फाई, यहाँ कोस स्क्वायर इसका फॉर्मूला निकालेंगे, बट ये काफ़ी लंबी प्रोसेस चली जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी है कि नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4 से द टर्म विच कैन बी प्रोड्यूस। कौन सी टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, तो ये एक ऐसी टर्म्स है जो हमारे पास प्रोड्यूस होगी ओनली इफेक्ट विद, लिखो ओनली इफेक्ट, ये हमारे पास केवल ऐसी टर्म्स है जो ओनली इफेक्ट डालेगी किसके ऊपर, विद इन द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, विद इन द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस, विद इन द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द टर्म कंटेनिंग, इन द टर्म कंटेनिंग यस। हालांकि आपको ये लाइन्स है ये याद रखनी होगी, बट यहाँ आने के बाद आप केवल ध्यान में रखोगे कि हमारे पास इक्वेशंस 4 की केवल यही टर्म है जो हमारे पास कंटेन होगी। तो मैं लिख देता हूँ, केवल हम इसी को लेके चलेंगे e अपॉन एच स्क्वायर और कोस फाई माइनस ओमेगा, और इसकी वजह क्या है कि ये केवल इफेक्ट डालेगी रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम रेंज ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह सब बातों से अनजान हैं, इसलिए आप भी इसको थोड़ी देर के लिए रिमेंबर करके चलोगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे बेंडिंग ऑफ लाइट इन ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे, फिर हम रेड शिफ्ट पढ़ेंगे, हमारे पास प्लैनेटें,
सन के अंदर, ये स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, तब ये बातें हमारे पास धीरे धीरे आपके सामने प्रूफ होती चलेंगी। कुछ कुछ स्टेप्स हैं हमें लास्ट तक मान के ही चलनी पड़ेंगी, ठीक है। तो कुल मिला के कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि हम केवल और केवल इस स्टेप्स का क्या निकालेंगे, पीआई निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालिए इस स्टेप्स का पीआई। तो मैं एक बार यहीं ले लेता हूँ, जगह कम है इसकी वजह से। तो ये हमारे पास पीआई क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे देन पीआई इज इक्वल टू, ये तो आ जाएगा ना d2 + 1, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। अरे इसको लिख सकते हैं ना d2 + 1 इंटू यू इज इक्वल टू, है ना। तो अपन पीआई निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/d2 + 1 इंटू 6m³ e/h² इंटू cos फाई माइनस ओमेगा, ठीक है। अब ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसे आप बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा 6m³ e/h², और ये आ जाएगा हमारे पास 1/d² + 1 इंटू cos फाई माइनस ओमेगा, इंटू में cos फाई माइनस ओमेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशंस मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा। पीआई फॉर्मूला याद दिला दूंगा बीएससी सेकंड ईयर का, क्योंकि बार बार बीएससी सेकंड ईयर बीच में आ रही है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास से π/2 इंटू साइन फाई माइनस ओमेगा। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास से π/2 इंटू साइन फाई माइनस ओमेगा, और आप साइड में लिख लेना, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में तो लिखना मत बीएससी सेकंड ईयर, बट एग्जाम में ये फॉर्मूला जरूर लिख देना कि चूंकि अपन जानते हैं कि 1/d² + a² इंटू साइन ax का जो फॉर्मूला होता है, या सॉरी cos ax का जो फॉर्मूला होता है, साइन का भी होता है और cos का भी होता है, वो होता है हमारे पास से x/2 इंटू साइन ax, x/2 इंटू साइन x/2a इंटू साइन ax, x/2a इंटू साइन ax। और बीएससी सेकेंड ईयर में एक फॉर्मूला आपको ये भी मिल जाएगा कि d² + a² साइन ax का आता है, वो आता है -x/2a इंटू cos ax, ठीक है। जब हमारे पास d क्या हो, d/dx हो, जब हमारे पास d क्या हो, d/dx हो। तो यहाँ हमारे पास cos लगा हुआ है, इसलिए हम साइंस वाले फॉर्मूले को ना लिख के, इसमें तो माइनस आता है, इसमें क्या आता है, प्लस आता है। तो एग्जाम में बीएससी सेकंड तो लिखना मत है, केवल ऐसे लिख देना साइड में कि चूंकि 1/d² + a², देखिए a की वैल्यू क्या है, 1, देखो ध्यान से, अब मैं ये तो लिखना है आपको एग्जाम में, a की वैल्यू क्या है, 1, तो ये 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास x की जगह क्या चल रहा है, फाई चल रहा है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, फाई माइनस ओमेगा। यहाँ x की जगह कौन आ जाएगा, फाई चल रहा है, यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। तो एंगल के साथ तो आप ओमेगा लगा दो क्योंकि कांस्टेंट है, बाकी आप फाई को फाई छोड़ दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास पी आई इज इक्वल टू 6m³ e/h² इंटू फाई साइन फाई माइनस ओमेगा। और इसका तर्क दे के बताओगे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो ये लिखा रहने दोगे कि चूंकि 1/d² + a² cos ax इज इक्वल टू x/2a sin ax, जहां हमारे पास d क्या था, d/dx था, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास है पी आई, इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन से। इसे आप मान लो इक्वेशन 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5, यस, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 4 के बाद इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो बस केवल आपको इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है, हालांकि बहुत ज़्यादा बातें टोटल रिमेंबर वाली होगी, बट कुछ कुछ स्टेप्स आपके समझ में आई भी होंगी, क्योंकि हमारे पास एक तो बीएससी सेकेंड ईयर है, जिसकी वजह से हमारे पास सीएफ और पीआई आज थोड़ी सी अड़चन डाल रहे हैं कि कैसे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा और कैसे हमारे पास पार्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, ठीक है। और यहाँ आज हमने 2 बार निकाले हैं, एक बार तो हमने लिया है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस के लिए और एक बार हमने लिया है सेकेंड अप्रोक्सीमेशंस के लिए। तो आपको इक्वेशंस 1 ध्यान में रखनी होगी, इक्वेशंस 2 ध्यान में रखनी होगी और बाकी इक्वेशंस 3, 4 और 5 तक। अब देखो इतना आने के बाद
अब आपको क्या करना है, सो कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ, इसके आने के बाद आप लिखना है कि सो कंप्लीट सॉल्यूशंस ऑफ, सो कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 इज गिवन बाई, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 5। तो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, हालांकि ये हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पी आई दोनों है, बट ध्यान दोगे ये किसके लिए है, हमारे पास है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए, ठीक है। तो एक तो ये पूरा सी एफ का काम करेगा, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर, m अपॉन एच स्क्वायर से 1 प्लस ई कोस फाई माइनस ओमेगा, एक तो ये जोड़ देंगे, प्लस पी आई क्या है हमारे पास, ये रहा पी आई 6m की क्यूब ई, 6m की क्यूब ई अपॉन एच स्क्वायर इंटू फाई बाई 2, इंटू फाई बाई 2 साइन फाई माइनस ओमेगा, इंटू में क्या आ जाएगा, साइन फाई माइनस ओमेगा, ठीक है। तो ये हमें छोटी छोटी बातें इसके अंदर ध्यान रखना होगा कि कैसे हमारे पास इस इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन से दिया जाता है। तो ये हमारे पास टॉपिक है, इस लेक्चर्स में पूरा नहीं होगा, इसलिए कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होगी कि d2u बाई डी फाई स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू, देखो कुछ समीकरण से हमें जो आगे वाले लेक्चर्स में से हम पूरा करेंगे, तब हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए d2u बाई डी फाई स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर प्लस 3mu स्क्वायर। एक तो ये ध्यान रखना है कि ये इक्वेशंस नंबर 1 है। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है h किसके बराबर होता है, r स्क्वायर डी फाई बाई डी एस के, जिसको हमने नाम दिया है इक्वेशंस नंबर 2, ठीक है। तो एक तो ये आपको बातें रिमेंबर वाले सेक्टर्स में डाल देते हैं इधर। तो यहाँ तक अपन आ गए हैं कि एक्चुअली हमारे पास u इज इक्वल टू ये आ गया है। अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लें, कैलकुलेशन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m अपॉन एच स्क्वायर, यह आ जाएगा एम ई अपॉन एच स्क्वायर कोस फाई माइनस ओमेगा प्लस 2 से इसे काटेंगे तो 3m की क्यूब ई अपॉन एच स्क्वायर फाई साइन फाई माइनस ओमेगा, फाई साइन फाई माइनस ओमेगा, ठीक है। और यह चाहे तो इसके अंदर अपन एम ई अपॉन एच स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ आने के बाद आप एक बार यहाँ तक कर दो इस स्टेप्स को कि u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास है u इज इक्वल टू, ये हमारे पास है h की पावर 4 था भाई, है ना। देखो आप ध्यान से देखना, ये हमारे पास है h की पावर 4 था, ये हमारे पास है h की पावर 4 था जब हमने वो होल स्क्वायर किया था ना। देखो अगर आपके याद हो तो m अपॉन एच स्क्वायर से 1 प्लस ई कोस फाई माइनस ओमेगा, देखो पूरे का होल स्क्वायर किया था, तो ये m स्क्वायर अपॉन उस वक्त एक बाहर भी इसके ये था 3m था, है ना, उस वक्त बाहर इसके 3m था, तो इसके नीचे आप h की पावर 4 करते चलो, मैं गलती से भूल गया हूँ, तो आप एंड तक जहाँ आपने ये किया था ये वाली इक्वेशन से d2u बाई डी फाई स्क्वायर प्लस u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर प्लस ये वाली स्टेप है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3m अपॉन एच की पावर 4 आएगा। तो आप इसे आगे तक सुधार के लाओ तो ये नीचे h की पावर 4 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप पीछे तक इसकी सुधार कर लोगे, क्योंकि कैलकुलेशंस में भूल हो जाती है। तो स्क्वायर करते वक्त एच स्क्वायर का भी कितना होगा, h की पावर 4 होगा। तो यहाँ h की पावर 4 करते करते यहाँ तक आ जाओगे। अब इसके अंदर कॉमन ले लो, u इज इक्वल टू m अपॉन एच स्क्वायर प्लस कॉमन क्या ले लें अपन, एम ई और एच स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये तो कितना बचेगा कोस फाई माइनस ओमेगा, और एम ई अपॉन एच स्क्वायर कॉमन लेना है तो एक तो बचेगा 3m स्क्वायर और एच स्क्वायर और फाई, 3m स्क्वायर एच स्क्वायर और फाई, और ये बचेगा साइन फाई माइनस ओमेगा,
ठीक है। इसको इक्वेशंस 5 के बाद नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 6, ठीक है भाई। इसे आप इक्वेशंस 5 के बाद नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 6, और ये गलती आप ठीक करके लाओगे, h² की बजाय यहाँ h की पावर 4 आता चलेगा, ठीक है। तो 3-4 स्टेप्स में चेंज करना होगा, जहाँ जहाँ h² लिखा है वहाँ वहाँ आप h की पावर 4 लिखोगे। तो कुल मिला के हम ले आए हैं हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6। तो मैं एक बार इक्वेशन 6 को यहाँ लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, m/h² प्लस me/h², me/h² कॉमन आ गया, तो ये बच गया cos phi माइनस ओमेगा प्लस 3m² phi, 3m² इंटू phi, और इंटू में आ गया ये साइन फाई माइनस ओमेगा, इंटू में क्या आ गया साइन फाई माइनस ओमेगा, ठीक है। ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6, ओके भाई। तो ये आ गई है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 6। अब इसे आगे हम थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो टॉपिक्स है, द एडवांस ऑफ ए पेरीहेलियन ऑफ ए प्लेनेट मरकरी, ये इस लेक्चर्स में पूरा नहीं होगा, इसलिए हम जस्ट इसे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यूनिट 4 के इसे नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 4 में पढ़ेंगे। उस वक्त आपको इतना स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, ये तो आपको याद रखनी है कि इन इक्वेशंस को अपन कहीं भी काम में ले सकते हैं। इक्वेशंस नंबर 1 है, इक्वेशंस नंबर 2 है, और इस इक्वेशन 6 के बाद हम इसे आगे सोल्व करेंगे। और कहाँ सोल्व करेंगे इसे हम? नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर, ठीक है भाई। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर सोल्व करेंगे। तो जैसे ही आप लेक्चर्स नंबर 2 में आएंगे तो आपको यहाँ तक कि इस इक्वेशन ऐसा का ऐसा यहाँ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं जस्ट वीडियो ऑफ करके दोबारा ऑन करके कंटिन्यूसली बनाऊंगा, बट मैं अपलोड करते वक्त इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप इसे आराम से पढ़ सको, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। स्टार्टिंग का लेक्चर्स है तो आपके कहीं थकान ना आ जाए। पर आपसे विनती यही है कि जब भी आप इसे देखो लेक्चर्स 1 और 2 दोनों को आप एक साथ ही देखिए, ओके भाई।